नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SDO स्टडी ग्रुप में। साथियों, आज की सीरीज में हम बात करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले छोटे प्रकार के प्रश्न हैं उन सभी के बारे में। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत में शिक्षा का जो पेपर है उसके छोटे प्रश्नों के बारे में। तो शुरू करते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा। पहला प्रश्न है, शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए कि शिक्षा का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। शिक्षा का अर्थ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से है। सर्वांगीण विकास का मतलब है व्यक्ति का चहुमुखी विकास। इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास शामिल होता है। शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात क्षमताओं को विकसित कर उसे समाज का उपयोगी सदस्य बनाते हैं। कि शिक्षा के द्वारा हम एक समाज में उपयोगी सदस्य का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में कि शिक्षा की परिभाषा क्या है। शिक्षा की परिभाषा कई दार्शनिक, कई वैज्ञानिकों ने दी है, जिसमें से हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, जबकि महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा बालक के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। कि यदि बालक का शरीर, मन और आत्मा सही ढंग से विकसित हो पाता है, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। अतः शिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों की आधारशिला है। शिक्षा को व्यक्ति और समाज दोनों के लिए आधारशिला माना गया है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्य बताइए कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना या फिर चहुमुखी विकास करना। इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास शामिल है। जो सर्वांगीण विकास है उसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास, इन सभी को शामिल किया गया है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में ज्ञान, कौशल और सद्गुणों का विकास कर उसे आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही व्यक्ति में सामाजिक जिम्मेदारी, नागरिक चेतना एवं राष्ट्र के लिए भावना का विकास करना शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका क्या है, उसको समझाइए। राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा नागरिकों में राष्ट्रीय एकता की भावना, अनुशासन और कर्तव्य बोध का विकास करती है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक समरसता तथा नैतिकता को सुदृढ़ बनाती है। कि शिक्षा के द्वारा हम अनुशासन को बना सकते हैं, राष्ट्र में सभी को एक रूप बना सकते हैं और एक विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा कुशल मानव संसाधन तैयार कर आर्थिक विकास को गति देती है एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार को बढ़ावा देकर राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने का कार्य शिक्षा करती है। तो इस प्रकार राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। कि महात्मा गांधी की शिक्षा के प्रति क्या विचार थे, उसके बारे में बताइए। महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार नैतिकता और आत्मनिर्भरता पर आधारित थे। इनका मानना था कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, उस बालक को ऐसी शिक्षा दी जाए। वे शिक्षा को जीवन से जोड़ने के पक्षधर थे कि जो शिक्षा बालक को दी जाती है वह बालक के जीवन में काम आए, ऐसी शिक्षा बालक को देनी चाहिए। उनकी बुनियादी शिक्षा, जिसे हम तालीमी या फंडामेंटल एजुकेशन कहते हैं, उसमें हस्तकला, श्रम, सत्य, अहिंसा और चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया गया। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि अच्छे नागरिक का निर्माण करना था। तो गांधी जी का मानना था कि ज्ञान बच्चों के किताबों और कॉपियों तक सीमित न रहकर वह बालक के दैनिक जीवन में काम आए, ताकि हम अच्छे नागरिक का निर्माण कर सके। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा के वर्तमान शैक्षणिक प्रावधान कौन कौन से हैं। कि वर्तमान में शिक्षा की संरचना क्या है, उन सभी के बारे में समझाइए। वर्तमान में भारत में शिक्षा के वर्तमान शैक्षणिक प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 पर आधारित है। इसके अंतर्गत 5+3+3+4
5 का मतलब है फंडामेंटल एजुकेशन। 3 का मतलब है प्रिपरेटरी स्टेज। 3 का मतलब है मिडिल स्टेज और 4 का मतलब है सेकेंडरी स्टेज। इस प्रकार शिक्षा को 4 भागों में बांटा गया है। पहले 5 का मतलब है फंडामेंटल एजुकेशन कि बालक को शिक्षा की आधारशिला प्रदान की जाए। उसके बाद है प्रिपरेटरी स्टेज जो कि कक्षा 3 से लेकर 5 तक की है। उसके बाद में है 3 जिसका मतलब है मिडिल क्लास। मिडिल स्टेज का मतलब है कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा। और 4 का मतलब है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी का मतलब है कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा। इस प्रकार की नई शैक्षिक संरचना समावेशी शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा तथा सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर बल दिया गया है। जो NEP 2020 है उसमें इस प्रकार की संरचना विकसित की गई है 5+3+3+4 की। और उसके साथ ही बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि बालक जब तक 5वीं कक्षा तक होता है तब तक उसे मातृभाषा में पढ़ाया जाए ताकि वह बहुत अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सके। उच्च शिक्षा में बहुविषयक दृष्टिकोण, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जिसे हम ABC कार्ड कहते हैं वह, और शोध को प्रोत्साहन भी इसका प्रमुख प्रावधान है। तो इस प्रकार NEP 2020 में इन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है विवेकानंद के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए कि स्वामी विवेकानंद के शिक्षा के प्रति क्या विचार थे, उनको समझाइए। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार मानवतावादी और आध्यात्मिक थे। उनके अनुसार शिक्षा वह है जो मनुष्य में निहित शक्तियों को प्रकट करे। जैसा कि यदि बालक मंच पर जाकर कुछ बोल नहीं पाता है तो बालक का जीवन व्यर्थ है। बालक में जो शक्तियाँ है बालक उसको प्रकट करे, वही बालक की असली शिक्षा है। वे चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास, नैतिकता तथा आध्यात्मिक विकास पर बल देते थे। विवेकानंद ने व्यवहारिक शिक्षा, राष्ट्रीय चेतना और सेवा भावना को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना है जिससे सशक्त और जिम्मेदार नागरिकों का निर्माण हो सके। विवेकानंद जी का मानना था कि यदि बालक स्वयं में निहित शक्तियों को यदि प्रकट नहीं कर पाता है तो उसकी शिक्षा व्यर्थ है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है राज्यों के शैक्षिक कार्यक्रमों के उद्देश्य क्या है। राज्य में जो भी शिक्षा के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या रहता है, यह क्यों आवश्यक है, इन सभी के बारे में समझाइए। राज्यों के शैक्षिक कार्यक्रमों का उद्देश्य सर्वसुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाना है। कि जो ये शैक्षिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं उनका उद्देश्य यह होता है कि शिक्षा को सर्वसुलभ का मतलब है सभी को प्रदान करनी चाहिए। यह शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। इनके माध्यम से नामांकन बढ़ाना, ड्रॉप आउट दर कम करना। ड्रॉप आउट का मतलब है जो बालक बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं उसकी दर को कम करना। बालिका व वंचित वर्गों की शिक्षा को प्रोत्साहन देना। समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ करना। समावेशी शिक्षा का मतलब है उसमें सभी प्रकार की शिक्षा सम्मिलित की जाए, चाहे वह व्यावहारिक हो या फिर शैक्षिक। साथ ही शिक्षा अधिगम की गुणवत्ता सुधारना, कौशल विकास, डिजिटल विकास का विस्तार और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप मानव संसाधन का विकास भी इनके मुख्य उद्देश्य थे। तो इस प्रकार शैक्षिक कार्यक्रमों के उद्देश्य निम्न प्रकार से है कि जो शिक्षा है उसको हम सर्वसुलभ बनाएं ताकि हम सभी को समान अवसर प्रदान कर पाए। इसके साथ ही शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए ताकि हम समावेश शिक्षा को बढ़ावा दे सके। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। जो अगला प्रश्न है वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह आ भी चुका है। शिक्षा पर समाज का प्रभाव तथा समाज पर शिक्षा के प्रभाव को समझाइए। समाज शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य, पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। सामाजिक मूल्य, संस्कृति, परंपराएं और आर्थिक स्थिति शिक्षा व्यवस्था को दिशा देती है। जो समाज में शिक्षा की प्रकृति है वह उद्देश्य, पाठ्यक्रम इन सभी को प्रभावित करता है। जो समाज है वह शिक्षा की प्रकृति को भी प्रभावित करता है, शिक्षा के उद्देश्य को भी प्रभावित करता है और शिक्षा में जो पाठ्यक्रम है उन सभी चीज़ों को यह समाज प्रभावित करता है। इसके साथ ही शिक्षा समाज पर गहरा प्रभाव डालती है। शिक्षा सामाजिक कुरीतियों को दूर कर जागरूकता, समानता और प्रगति को बढ़ावा देती है। कि यदि समाज शिक्षित होगा तो हम समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है
उन सभी कुरीतियों को दूर कर पाएंगे, समाज को जागरूक बना पाएंगे। इसके साथ ही सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करा पाएंगे और साथ ही हम समाज को एक प्रगतिशील राष्ट्र समाज के द्वारा हम प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में भी सहायता प्रदान कर पाएंगे तथा समाज को सभ्य, लोकतांत्रिक और विकसित बनाती है। जो शिक्षा है वह समाज को सभ्य बनाती है, लोकतांत्रिक बनाती है और विकसित बनाती है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सामाजिक एकजुटता की भूमिका पर किसने जोर दिया? सामाजिक एकजुटता की भूमिका पर किसने जोर दिया? कौन सा वैज्ञानिक था जिसने इस भूमिका पर जोर दिया? शिक्षा में सामाजिक एकजुटता की भूमिका पर समाजशास्त्री एमिल दुर्खिम, वैज्ञानिक का नाम है एमिल दुर्खिम। एमिल दुर्खिम ने इस भूमिका पर जोर दिया। उनके अनुसार शिक्षा समाज की निरंतरता बनाए रखने का साधन है। शिक्षा के माध्यम से समाज अपने मूल्य, मानदंड और सामूहिक चेतना नई पीढ़ी को सौंपता है, जिससे सामाजिक एकता, अनुशासन और सहयोग की भावना हम विकसित कर पाते हैं। तो इस प्रकार इसमें कहा गया है कि इसकी भूमिका पर किसने जोर दिया, तो सामाजिक एकजुटता की भूमिका पर जोर देने वाले वैज्ञानिक थे एमिल दुर्खिम। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक गतिशीलता में अंतर। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज की संरचना, मूल्यों, परंपराओं, संस्थाओं एवं जीवन शैली में होने वाले व्यापक और दीर्घकालिक बदलाव से है। यह परिवर्तन शिक्षा, औद्योगिकरण, शहरीकरण, विज्ञान एवं तकनीकी प्रभाव से होता है। जो समाज में परिवर्तन है वह औद्योगिकरण के माध्यम से भी होता है, शिक्षा के माध्यम से भी होता है और तकनीक के प्रभाव से भी होता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक गतिशीलता क्या है। इसके विपरीत सामाजिक गतिशीलता से आशय व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन से है। यदि व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको हम कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। इसमें वर्ग, पेशा, आय या प्रतिष्ठा में ऊपर या नीचे की गति शामिल होती है कि व्यक्ति में परिवर्तन उत्तरोत्तर क्रम में हो रहा है या निम्न क्रम में हो रहा है। सामाजिक गतिशीलता परिवर्तन का एक विशेष रूप है, जबकि सामाजिक परिवर्तन व्यापक अवधारणा है। कि सामाजिक गतिशीलता तो परिवर्तन का एक रूप है और सामाजिक परिवर्तन व्यापक अवधारणा है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, सामाजिक कौशल के विकास में शिक्षा की भूमिका बताइए। कि सामाजिक कौशल के विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है। शिक्षा सामाजिक कौशल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यालय में बालक सहयोग, सहनशीलता, अनुशासन, नेतृत्व, संवाद और समूह में कार्य करना सीखता है। जब बालक विद्यालय जाता है तो उसमें सहयोग की भावना विकसित होती है, वह नेतृत्व कर पाता है, उसमें समूह को संगठित करने की शक्ति होती है और इस प्रकार बालक विद्यालय में सीखता है। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक मूल्यों, नैतिकता और जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम एक सुदृढ़ समाज का निर्माण कर पाते हैं। इससे व्यक्ति समाज के साथ समायोजन करना सीखता है और एक जिम्मेदार सक्रिय नागरिक के रूप में विकसित होता है। तो हम शिक्षा के द्वारा समाज के कौशल को विकसित कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, बदलते हुए शैक्षिक परिवेशों में स्मार्ट क्लास के महत्व को समझाइए। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज के बदलते शैक्षिक परिवेश में स्मार्ट क्लास शिक्षा की गुणवत्ता और रुचि बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो आज का परिवेश है, आजकल हम देखते हैं कि प्रत्येक बालक मोबाइल फ़ोन या सेल फोन से जुड़ा रहता है। उसे इतनी लत लग चुकी है कि वह स्मार्ट क्लास के बिना पढ़ नहीं पाता है। वह यदि उसको मोबाइल नहीं दिया जाए तो वह चिड़चिड़ा होने लगता है। तो जो आजकल का जो शैक्षिक परिवेश है उसमें स्मार्ट क्लास की गुणवत्ता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। उसमें बालक बहुत ही ज़्यादा रुचि दिखाने लग जाते हैं। डिजिटल उपकरण, ऑडियो वीडियो सामग्री और इंटरैक्टिव टेक्निक से छात्र विषय को आसानी से समझ पाते हैं। स्मार्ट क्लास सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाती है, शिक्षक और छात्र के बीच संवाद बढ़ाती है और स्मार्ट क्लास के द्वारा हम समय को बचा पाते हैं। आधुनिक कौशल व तकनीकी ज्ञान विकसित करने में भी स्मार्ट क्लास से हमारी मदद करती है। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारत में प्राचीन काल में शिक्षा की क्या आवश्यकता थी। प्राचीन भारत में शिक्षा मुख्यतः गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी।
जैसा कि रामायण और महाभारत में होता था। इसमें शिक्षक और छात्र का व्यक्तिगत संबंध होता था, यानी कि व्यक्तिगत का मतलब है कि शिक्षक बालक को अच्छे तरीके से जानता था, वह उसके घर परिवार सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता था। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं बल्कि चरित्र का निर्माण करना, नैतिकता बढ़ाना और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करना, ये सभी उस समय शिक्षा के उद्देश्य थे। वेद, उपनिषद, गणित, ज्योतिष, युद्ध कला और शिल्प कला जैसी विषयों का ज्ञान करवाना, यह इसका उद्देश्य होता था। शिक्षा निःशुल्क और समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध थी। हालांकि पुरुषों को शिक्षा में प्राथमिकता दी जाती थी और महिलाओं को इसमें नकारा जाता था। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, मुदालियर आयोग का वास्तविक नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसका मुदालियर आयोग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। उनके नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा मुदालियर शिक्षा आयोग। मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन 1952 में किया गया। मुदालियर शिक्षा आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आयोग ने प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक शिक्षा प्रणाली की समीक्षा की और सुधार के सुझाव दिए। आयोग ने बालक के सर्वांगीण विकास, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, ग्रामीण शिक्षा और शिक्षा का सामाजिक उत्तरदायित्व बढ़ाने पर जोर दिया। इसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली का आधारशिला के रूप में भी माना जाता है। जो मुदालियर शिक्षा आयोग है, इसने शिक्षा की संरचना को दो भागों में बांटा। पहली थी शैक्षिक एजुकेशन और दूसरी थी व्यावसायिक एजुकेशन। शैक्षिक एजुकेशन का मतलब था कि यदि बालक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो उसे शैक्षिक शिक्षा प्रदान की जाए, और यदि बालक आत्मनिर्भर या व्यावसायिक क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। तो इस प्रकार हमने बात की मुदालियर शिक्षा आयोग की। अब हम बात करते हैं कोठारी शिक्षा आयोग की। कोठारी शिक्षा आयोग का वास्तविक नाम भारतीय शिक्षा आयोग था। इस आयोग का गठन 1964 में किया गया, परंतु इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की, इसीलिए हम 1964-66 कहते हैं। कोठारी शिक्षा आयोग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया। इस आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का साधन माना और सार्वभौमिक, समान और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने पर जोर दिया। आयोग ने 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली को विकसित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा और समाज के बीच संबंध मजबूत करने के सुझाव दिए। इसे भारतीय शिक्षा सुधार का मील का पत्थर माना जाता है। जो कोठारी शिक्षा आयोग है, इसी आयोग ने यह सिफारिश की थी कि हमें एक नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन करना चाहिए। इसी आयोग के सिफारिश पर भारत सरकार ने प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया, जो कि 1968 में किया गया। NEP 1968 एवं 1986 पर टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने भारत में शिक्षा को सार्वभौमिक और समान बनाने पर जोर दिया। यह प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक गुणवत्ता, अवसर और व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार को महत्व देती थी। NEP 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने इसे और सुदृढ़ करते हुए समावेशी शिक्षा, विज्ञान तकनीकी शिक्षा, शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी और बालक के सर्वांगीण विकास पर विशेष बल दिया। दोनों नीतियों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण और सामाजिक विकास के आधारशिला मानी जाती है। जो NEP 1968 और 1986 है, इन दोनों ही शिक्षा नीतियों ने भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उनको बहुत ही परिवर्तित किया और इनकी गुणवत्ता में सुधार किया, और हम इन्हीं दोनों नीतियों के कारण आधुनिक हुए हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, NEP 1992 पर टिप्पणी लिखिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 पर टिप्पणी। NEP 1992 ने पूर्व की नीतियाँ जो कि 1968 एवं 1986 की थी, उन सभी को इसमें संशोधित किया गया और शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और समावेशन पर विशेष जोर दिया गया। समावेशन का मतलब है इसमें सभी प्रकार की शिक्षा सम्मिलित की जाए। इसमें उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रम सुधार, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का विकास, महिला सशक्तिकरण और जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। यह शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करती थी। जो 1968 और 1986 की कुछ
1968 और 1986 की राष्ट्रीय नीतियाँ आई थी, उन सभी में कुछ कमियां थी जिसको सुधारने के लिए एनईपी 1992 का गठन किया गया और इस नीति ने शिक्षा की प्रणाली को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाया। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य बताइए। SSA के उद्देश्य। सर्व शिक्षा अभियान का प्रमुख उद्देश्य भारत में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। इसके तहत बालक नामांकन बढ़ाना, ड्रॉप आउट रोकना, बालिकाओं और वंचित वर्गों की शिक्षा को सुनिश्चित करना, स्कूल अवसंरचना सुधारना और शिक्षकों का प्रशिक्षण करना इस सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित किया गया। अभियान शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशिता और समान अवसर प्रदान करने पर भी जोर देता है। जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसमें यह उद्देश्य था कि सभी बच्चों को मुफ्त एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि हम समाज में फैली कुरीतियों को नष्ट कर पाएँ और साथ ही विद्यालयों में बच्चों के नामांकन की दर को बढ़ा पाएँ, ड्रॉप आउट बच्चों को रोक पाएँ ताकि हम शिक्षित समाज का निर्माण कर पाएँ। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। मिड डे मील योजना पर टिप्पणी लिखिए। मिड डे मील योजना भारत में बालकों के पोषण और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान कर उनकी उपस्थिति बढ़ाना और पढ़ाई में मनोयोग बढ़ाना था। यह योजना कुपोषण कम करने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिड डे मील शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के विकास का साधन है। जो मिड डे मील योजना है, उसकी शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें गरीबी बहुत ज़्यादा है और बालक कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण बालक ना तो विद्यालय में पढ़ पाते हैं और ना ही किसी प्रकार की रुचि ले पाते हैं। तो इसका उद्देश्य यह था कि हम बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करवा पाएँ ताकि उनकी उपस्थिति बढ़ जाए और उनका पढ़ाई में मनोयोग या रुचि बनी रहे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा अभियान पर टिप्पणी। माध्यमिक शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन मिशन का उद्देश्य देश में माध्यमिक शिक्षा को सुलभ, समान और गुणवत्तापूर्ण बनाना था। इसके तहत नामांकन बढ़ाना, स्कूलों की अवसंरचना सुधारना, शिक्षकों का प्रशिक्षण और छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप एवं सहायक सुविधाएं प्रदान करना, ये सभी इस माध्यमिक शिक्षा अभियान में शामिल किए गए। इस अभियान ने विशेष रूप से लड़कियों और वंचित वर्गों की शिक्षा को बढ़ावा दिया और साथ ही शिक्षा में समावेशिता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस आयोग ने कहा कि हमारे भारत देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती। इसका उद्देश्य था कि हम लड़कियों को भी आगे लाए ताकि हम लड़कियों और लड़कों में किसी प्रकार का भेदभाव न कर पाएँ और उनको एक समान दृष्टिकोण देकर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सके। ये सभी माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य थे। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, भारत में लिंग असमानता के किन्हीं 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। लिंग असमानता का मतलब है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना। भारत में लिंग असमानता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला है पारंपरिक सामाजिक रूढ़ियाँ, पारंपरिक जो पहले से चली आ रही है। परिवार और समाज में लड़कियों को कम महत्व देना और लड़कों को अधिक महत्व देना। दूसरा है शिक्षा में असमानता, लड़कियों की शिक्षा में कम निवेश। निवेश का मतलब है रुपया खर्च करना, कि हम लड़कियों की शिक्षा में रुपए कम खर्च करते हैं कि यह लड़की है क्या ही करेगी, यह जाकर चौकी चूल्हा ये काम ही तो करेगी। इसके साथ ही हम सोचते हैं कि जो लड़का है वह परिवार का संचालक होता है, वही संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी का वहन करता है। आर्थिक निर्भरता, महिलाओं की कम रोजगार या आय के अवसर, कि महिलाओं को रोजगार करने की आवश्यकता क्या है, ये तो अपने पति के पैसों पर निर्भर होती है। इसके साथ ही इनको महिलाओं को आय के अवसर भी कम प्रदान किए जाते थे। भेदभावपूर्ण कानून और प्रथाएं, संपत्ति और उत्तराधिकार में असमानता, जैसा कि पूर्व परंपराओं या पारंपरिक रूढ़ियों में चला आ रहा है कि जितने भी जायदाद या संपत्ति होती है उसमें उत्तराधिकार सिर्फ बेटों का होता है। तो ये जो असमानताएं थी उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया। सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का मतलब है कि लड़की को घर का कार्यकर्ता और बेटों को कमाऊ मानना। ये सभी
संस्कृति और धर्म की मान्यताएं थी। तो इस प्रकार ये थे लिंग असमानता के 5 कारण। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है शिक्षा में नवाचार या एजुकेशन में इनोवेशन। शिक्षा में नवाचार का अर्थ है शिक्षा की प्रक्रिया, तकनीक, पाठ्यक्रम या शिक्षण विधियों में नए और प्रभावी उपाय अपनाना। ये सभी थे शिक्षा में नवाचार। इसका उद्देश्य सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाना, अधिगम को बढ़ाना, छात्रों की रुचि जागृत करना और शिक्षा को अधिक सुलभ एवं रोचक बनाना। ये सभी शिक्षा में नवाचार के उद्देश्य थे। इसमें डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास, परियोजना आधारित शिक्षण, खेल आधारित शिक्षण और रचनात्मक शिक्षण विधियाँ ये सभी शामिल की गई। नवाचार शिक्षा को समयानुकूल और प्रभावी बनाने में सहायक होता है। जो नवाचार है वह शिक्षा को समय के अनुसार बढ़ाने में हेल्प करता है। अगला प्रश्न है युवा असंतोष के कारण क्या है। युवा असंतोष के कई सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण है बेरोजगारी, शिक्षा और कौशल में असंगति, करियर की अनिश्चितता और भविष्य की चिंता। ये सभी युवा असंतोष के कारण हैं। इसके अलावा सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार, घरेलू दबाव, राजनीतिक असंतोष और मानसिक तनाव भी युवाओं में असंतोष को बढ़ाते हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक अपेक्षाओं और अवसरों की कमी से युवा अपने आप को हतोत्साहित या फिर निराश कर लेते हैं और असंतुष्ट महसूस करने लग जाते हैं। तो ये था युवा असंतोष के कारण कि जो आजकल के युवा है वह अपने आप को संतुष्ट किस प्रकार नहीं कर पाते। तो आज हमने बात की जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में। धन्यवाद।